बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की चैनल मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों से कोलेटरल डैमेज हुआ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ी। दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान बेहतरीन ऑप्शन है। दुनिया को अफगान इंतजामिया से बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर होगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए मुतालबा किया कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मजालिम का नोटिस ले। बिल्कुल, आपको बताएं कि अमेरिका को अफगानिस्तान की सूरत हाल से दचका लगा। वो अफगानिस्तान में एक फाल जमहूरियत देख रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का इत्तेहादी बनने से अफगानिस्तान के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े। 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान तबाह हाल है। तालिबान ने मामलात अपने हाथों में ले लिए। संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर अफगानिस्तान में हालात कशीदा हुए तो असरात दूर तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडल ईस्ट आई को तफसीली इंटरव्यू यकीन जाहिर किया कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। एक सवाल पर इमरान खान ने यह भी कहा कि अशरफ गनी हुकूमत करप्ट थी, उनके लिए कोई क्यों लड़ता। आपको बताएं कि तफसीली इंटरव्यू दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की चैनल मिडल ईस्ट आई को, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों से कोलेटरल डैमेज हुआ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी खलीजी मुल्क ने दबाव नहीं डाला। मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। Were you pressurized by any Gulf country to recognize Israel? No, we weren't. No one pressurized us. In any case, I mean, Pakistan is a democratic country. I mean, there's no way we can take a decision without carrying our people with us. So there was at no point did someone whisper in your ear and say, why don't you join? This is the incentive for joining the Abraham Accords. No one did. आगे बढ़े और आपको बताएं, भारत ने जश्न मनाकर अपना मकरू जमहूरी चेहरा छुपाने के जतन शुरू कर दिए। कश्मीरियों और अक़लियतों की कातिल सरकार ने अंग्रेज़ गुलामी के दौर में बनने वाली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब की तैयारी कर ली। पाकिस्तानी पार्लियामान का सहारा लेने की भी कोशिश। स्पीकर लोकसभा ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दावतनामा भेज दिया है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजालिम से आलमी तवज्जो हटाने में नाकाम भारत का नया पैंतरा। अपनी दम तोड़ती दागदार जमहूरियत से मुतल्लिक दुनिया को गुमराह करने के लिए अंग्रेज दौर में कायम होने वाली पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 100 साला जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी। साल से कलभूषण के लिए वकील फ्राहम करने में नाकाम। मोदी सरकार के पाकिस्तान को मद्दू करने के जतन। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तानी हम मनसब के बजाय चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को दावतनामा भेज दिया। कश्मीरियों और अक़लियतों की कातिल मोदी सरकार और हिंदुत्व की प्रचारक बीजेपी के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे तक भारतीय जमहूरियत पर सवाल उठा चुके। खत में फिर भी स्पीकर लोकसभा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देने पर बजिद। मुरासले में बताया गया है कि 4 और 5 दिसंबर 2021 को होने वाली 7 साला तकरीब का इफ्तिताह भारतीय सदर रामनाथ कोविंद और इख्तितामी तकरीब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। टारगेट किलर रहा, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। पीपल्स पार्टी और नून लीग फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पीटीआई को दोनों जमातों के माली गोशवारों और रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि अपोजिशन के पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। आज दोनों जमातों को लेने के देने पड़ गए हैं। ये उसी गड्ढे में गिरे हैं जहां हमें गिराना चाहते थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरखास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकफ को शिकस्त हुई है। वो चाहते थे कि हमारी दरखास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमें ना दिखाया जाए। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि पीटीआई तो बात जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये हमेशा अपने मजमूम मकासद के लिए पता नहीं कहां से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। अब वो तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे।
अब पता चलेगा मरियम सफ्दर को भी, अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं। इनके पार्टी अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मजीद जाकर गहराई में हकाइक को तलाश करेंगे और हम वो हकाइक जो है वो कौम के सामने रखेंगे, जिसके ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो है वो फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग फॉरेन फंडिंग केसेस पीटीआई केस से मुमासलत रखते हैं। फारूक हबीब 8 दिन तक दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, फैसले में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, 3 सफ़ात पर यह मुश्तमिल तहरीरी फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि फारूक हबीब को अकबर शेर बाबर की तरफ पर जिस तरह उन्हें रसाई दी गई थी पीटीआई दस्तावेजात तक, उसी बुनियाद पर फारूक हबीब को भी रसाई दी जा रही है। और 8 वर्किंग डेज तक फारूक हबीब रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल माहिरीन है उनके हमरा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो दस्तावेजात और जो बैंक स्टेटमेंट जमा कराई गई है उनका जायजा ले सकते हैं। सिर्फ जायजा ले सकते हैं, उसका नोट्स ले सकते हैं, उनकी तस्वीर नहीं बनवा सकते, ना ही उसकी कोई कॉपी करके इनको दी जा सकती है। 2 अफसरान भी डिप्यूट किया इलेक्शन कमीशन ने जो इस सारे मुल्क की निगरानी करेंगे ताकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात है उनकी तकमील ठीक है। फारूक हबीब 8 दिन तक माहिरीन के हमरा दस्तावेजात का जायजा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुल्कनैन। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, पीडीएम का अहम सरबराह इजलास आज होगा। जलसों के शेड्यूल, रोड कारवां और इस्लामाबाद मार्च पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास की सदारत फजल रहमान करेंगे। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। महंगाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहत एजेंडे का हिस्सा होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में जलसों के शेड्यूल और इस्लामाबाद मार्च पर मुशावरत भी की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना का दौरा मुख्तसर करके अचानक दुबई रवाना हो गए, जहां वो 4 रोज़ क़याम करेंगे। आपको बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना के 1 हफ्ते के दौरे पर थे, जो उन्होंने अचानक दौरा ख़त्म किया और दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना का दौरा मुख्तसर करके अचानक दुबई रवाना हो गए हैं, जहाँ वो 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। डेंगू बेकाबू, तफसीलात इसी बुलेटिन में। नैब ऑफिसर को लेने के देने पड़ गए। रिलीफ लेने के लिए रुजू करने वाले के खिलाफ सदर मुमलिकत ने सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। ये क्या माजरा है, मजीद तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, प्रेसिडेंट की जानिब से ये अपील मुस्तरद कर दी गई? जी बिल्कुल, साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब ने चेयरमैन नैब की सर्विस से निकाले जाने के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की थी और सदर मुमलिकत ने इस अपील का जायजा लिया और नैब मोहम्मद उमैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। सदर का ऐसा कहना था और इंक्वायरी के बाद नैब ने मोहम्मद उमैर को नौकरी से निकालने का हुक्म जारी किया था, लेकिन सदर मुमलिकत ने मोहम्मद उमैर को सर्विस से फारिग करने का न सिर्फ हुक्म बरकरार रखा है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जुर्म की नोयत के एतबार से नौकरी से बर्खास्त करने की सजा काफी नहीं है और मोहम्मद उमैर के खिलाफ नैब आखिरी हद तक कानूनी कार्रवाई करे। सदर मुमलिकत ने ऐसी हिदायत जारी की है। मोहम्मद उमैर अहम कागजात के वाहिद निगरान थे और स्टील की अलमारी से कागजात चोरी हुए थे और शर्जील मेमन के केस में जो है ये सारा मामला सामने आया था और इसमें अब इनको बाज़ाब्ता तौर पर शर्जील मेमन के केस में ये सारा मामला सामने आया था। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का पीटीएम को किसी भी फैसले में खित्ते के हालात पेश नज़र रखने का इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हैं, सरकारी बयान फवाद चौधरी या परवेज खटक दे सकते हैं। नादरा में पकड़े गए नेटवर्क में मुलव्वस 136 अफराद मुअत्तल किए जा चुके हैं। शेख रशीद ने डॉलर का लेन देन करने वाली 5 बड़ी कंपनियों के ऑडिट का भी ऐलान कर दिया। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का बिगल भी बजा दिया। पीडीएम सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। पीडीएम ने पहले भी ये सब कुछ किया था, जब किया था उस वक्त हालात और थे। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है। अगर अफगानिस्तान के हालात को मद्देनजर रखकर फैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक है।
नादरा के अंदर जो नेटवर्क पकड़ा है, 136 आदमियों को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ केसेस कर रहे हैं। 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। हमने FIR भी 47 के खिलाफ दे दी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला किया है। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये भी मैंने FIA को हदायत की है कि इनको न छोड़ा जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए जो लोग ये वैक्सीनेशन करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी मंदी की लपेट में है। आज दौरान कारोबार 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। 100 इंडेक्स पर 44,000 पॉइंट्स की कमी के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी मंदी की लपेट में है। 100 इंडेक्स पर 44,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सकी। 4 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 10% गिर चुका। 4 माह में स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 17% कम हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी मंदी की लपेट में है। आज दौरान कारोबार 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। मार्केट की ये सूरत हाल है। 100 इंडेक्स पर 44,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सकी। 4 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 10% गिर चुका, जबकि 4 माह में स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन 17% कम हो गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने टारगेट किलिंग के दीगर मुल्ज़मान के साथ गिरफ्तार MQM के कारकुन उबैद उर्फ केटू और नादिर शाह को बरी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूशन सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सकी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। 9-0 से टारगेट किलिंग के दीगर मुल्ज़मान के साथ गिरफ्तार होने वाले उबैद केटू और इसके साथी को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज सिंध हाई कोर्ट ने उबैद केटू की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए करार दिया कि इस्तिगासा सजा बरकरार रखने के लिए ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका है। उबैद केटू और उसके साथी नादिर शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सन 2000 में MA जिना रोड पर पुलिस एहलकारों रेहान और निसार को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उबैद केटू और नादिर शाह टारगेट किलिंग के उन मुल्ज़मान में शामिल थे जिन्हें 11 मार्च 2015 को 9-0 पर रेंजर्स के छापे में गिरफ्तार किया गया था। 9-0 से गिरफ्तार होने वालों के खिलाफ टारगेट किलिंग समेत कई संगीन जराइम के दीगर मुकदमात भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। इरफानुल हक, समाअत, कराची। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किए जाने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान नासिर। एक साथ 9 अफराद के जनाजे उठने पर रहीम यार खान की फिजा सोगवार हो गई। गुज़िश्ता रोज पुरानी दुश्मनी पर मुखालफिन ने एक ही खानदान के 9 अफराद को गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया था। दरवाजे फायर मारे हैं, फिर अंदर भाई को फायर गोलियां मारी हैं। एक भाई था जहीर और बहनोई था हाजी फरूक, उनको मतलब मार दिया है गोलियों से। माही चौक के करीब पेश आए वाक़े से पहले भी दोनों ग्रुप के लोग कत्ल हो चुके हैं। पुराने इशूज चल रहे हैं। 98 में भी कोई इनके उस वक्त भी कत्ल हुआ था। मगर लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस सब कुछ जानते बूझते कार्रवाई नहीं कर रही। जाबाहक होने वालों को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। आगे देखिए खस्ता हाल सड़क। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में घर में आग लगने से 17 साला लड़की जान बहक और 45 साला खातून जख्मी हो गई। अहले खाना के मुताबिक घर में आग लगने का वाकया सुबह 10:30 बजे पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकये के वक्त घर में 3 खवातीन मौजूद थीं। अहले खाना का कहना है कि बच्ची और वालदा अपने अपने कमरों में सो रही थी कि आग लग गई। आग कहाँ लगी इस चीज़ का इल्म नहीं। जान बहक लड़की की लाश अस्पताल से घर मुंतकिल कर दी गई है, जिसकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। और आपको बताएं, जेहलम के गर्ल्स कॉलेजेस में मुनशियात सप्लाई करने वाली मुलजिमा साथी समेत पकड़ी गई है। महकमा एक्साइज ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजिमान पुलिस के हवाले किए गए तो उन्होंने सिर्फ लड़के की गिरफ्तारी जाहिर की। इसी पर बात करते हैं इम्तियाज़ बेग से। इम्तियाज़, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये महकमा एक्साइज ने GT रोड पर तरक्की टोल प्लाजा पर कार्रवाई की है और एक लड़की को जो मंशियात स्मगल करती थी लड़कियों के कॉलेजेस में,
उसको साथी समेत गिरफ्तार किया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि इस लड़की से 4.5 किलोग्राम मंशियात हमने बरामद किया और इसको थाना सुहावा पुलिस के हमने हवाले किया है। लेकिन जो FIR की गई है उसके सिर्फ उसके साथी पर FIR दर्ज की गई है, जबकि लड़की का जिक्र उसमें नहीं किया गया। महकमा एक्साइज के जो ऑफिसर हैं उनका कहना है कि हमने खुद पुलिस के हवाले किया है। अब पुलिस ने उसको क्यों नहीं इस FIR में शामिल किया, ये पुलिस से पूछा जाए, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि ठीक है इम्तियाज बेग, आपका बहुत शुक्रिया। और एक्साइज अफसरान का क्या कहना है वो भी अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। वो लड़की हमने पकड़ी थी, उससे हमने 4.5 किलो जो है ना वो चर्स बरामद की और उसने लड़कियों के कॉलेज में जेलम में उसने सप्लाई करनी थी। उस लड़की को हमने पकड़ के बाकायदा पुलिस के हवाले सुहावा पुलिस स्टेशन में हवाले कर। हमारी मालूमात के मुताबिक आपने लड़की पकड़ के थाना सुहावा को दिया और उसकी वहाँ पे तो लड़का निकला आया, तो इसका क्या? इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने तो जो पकड़ी उसकी वो पिक्चर्स भी आप लोगों के पास हैं, आई हुई हैं। वो पुलिस से मेरा ख्याल है कि इट्स बेटर कि उनसे पूछ लिया जाए कि क्या सूरत हाल है। मुल्क कोरोना के बायस एक दिन में मजीद 28 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 43,089 टेस्ट किए गए, 1,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रही। मजमूई अम्बात 28,134 हो गई। लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू हो गया। शहर के तमाम सरकारी अस्पताल भर गए। अगले 3 हफ्ते अहम करार दे दिए गए। तफसील दानियाल उमर की रिपोर्ट में। लाहौरियों पर डेंगू मच्छर के वार तेज हो गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 124 मरीज सामने आए। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू मुतासरीन की तादाद 3,175 हो गई। लाहौर के सरकारी अस्पताल डेंगू बुखार के मरीजों से भर गए। जिनाह, सर्विसेज, म्यू और गंगाराम अस्पताल समेत 9 इलाजगाहों में जगह खत्म हो गई। हंगामी सूरत हाल पर एक्सपो सेंटर में डेंगू फील्ड अस्पताल ने काम शुरू कर दिया, जहां डेंगू के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। तशवीशनाक मरीजों के लिए जदीद मशीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। तर्जुमान इंसदादे डेंगू पंजाब के मुताबिक लाहौर के लिए अगले 3 हफ्ते मुश्किल हैं। ये 3 वीक्स ऐसे हैं जिस तरह हमने कोविड के लिए SOPs अपनाए थे, इसी तरह इसके भी SOPs हैं। अपने घर के गमलों में, क्यारियों में, छतों पर, घर के अगर टायर ऊपर छतों में, उसमें घर के बाहर अगर हम गाड़ी धोते हैं पानी न इकट्ठा होने दें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने डेंगू के तदारुक के लिए बर वक्त इकदाम किए होते तो आज ये सूरत हाल न होती। जैसे इन्होंने कोरोना के मोबाइल टीम लोगों के घरों में जाके कोरोना के मरीजों को चेक किया, ये डेंगू भी इसी तरह चेक हो रही है। इसके लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस मामला है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह के दौरान डेंगू बुखार से 10 अमवात हो चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बचाव के लिए पूरे आस्तीनों वाले कपड़ों के इस्तेमाल के साथ मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगाएं और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। महकमा दाखिला सिंध ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 अक्टूबर को सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से 12 रबीउल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला का कहना है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दरख्वास्त पर पाबंदी का फैसला किया गया है। इस पाबंदी में खवातीन और सहाफियों को इत्तना हासिल होगा, जबकि बूढ़े जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको भी इत्तना दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका। कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ की जुबली से रामस्वामी जाने वाली सड़क 4 साल से टूट फूट का शिकार है। हर तरफ गंदगी के ढेर से पैदल चलना भी दुश्वार है। इस इलाके का अहवाल जानते वहीं के रहने वालों की जुबानी। ये सड़क जोबली से शुरू हो रही है, रामस्वामी तक जाती है। सीधा पे हेडक्वार्टर है, ये सामने असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। यहाँ पे ढेर सारा जमाने से कचरा पड़ा हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर सोया हुआ है, गंदे सड़क गड्ढों में से गुजरते हैं, सब गटर का पानी खड़ा हुआ है। 4 साल से ये सड़क पड़ी हुई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह मेहरबानी करें, यहाँ भी कुछ आके देखें। कहाँ सोए रहते हैं, कुछ यहाँ पर आवाम का भी कुछ ख्याल करें। आफ्ताब सिद्दीकी जो यहाँ पीटीआई से कैंडिडेट जो जीता है, वो भी जब से जीत के गया यहाँ पर आके देखा ही नहीं उसने सड़क का क्या हाल है।
वोट हमने दे दिए तो यहाँ के काम तो करो आप। नाला खुला हुआ, इसके ऊपर स्लीपर डलवा दो, नाला बंद करवा दो, खुदा का खौफ करो, यहाँ पर खुद आके देख लो। और आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे आंसुओं के तालाब की, एक ऐसा मंदिर जिसका संगे बुनियाद मोहब्बत की कहानी ने रखा। ये जगह कौन सी है, देखते हैं। मैं इत्थां ते ढोल कटा से आया चिट्ठियां लग गई आसे, मैं इत्थां ते ढोल कटा से मंगया पानी लगिया प्यासे, भला खली कटा से इट्टा पई गिण दिया मंदर दिया। चकवाल की 2500 फुट बुलंदी पर वाक़े कटास राज मंदिर, जिसका चश्मा हजारों साल पुरानी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। कटास राज के मंदिरों का संगे बुनियाद मोहब्बत की एक कहानी ने रखा। मोहब्बत जो कई जमानों का सफर तय करके अकीदत में बदल गई। ब्राह्मणों के मुताबिक शिव देवता अपनी बीवी सती से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी मौत के बाद शिव इतना रोए कि आंसू का तालाब बन गया। महाभारत किताब जो 300 साल कबले मसीह लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये झील है। इस झील के मुख्तलिफ नाम है, अमरकुंड, चमरकुंड, विस्कुंड वगैरह। उनके रोने से जो 2 आंसू टपके, उससे 2 मुतबरक चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब है, और दूसरा ये कटास राज। हिंदू मजहब के मानने वाले इस तालाब को मुकद्दस समझते हैं, जिसके नीले पानी में सफेद बादलों का अक्स देखने वालों को आज भी महसूर कर देता है। जी, जो अपनी बीवी की मोहब्बत में यहाँ रोए थे, जिसकी वजह से ये चश्मा फूटा था, तब से ये अब तक नहीं सूखा। ये जारी है यहाँ पे पानी, और बहुत ही ज़्यादा तारीखी मंजर है, बहुत खूबसूरत है। तारीख सुन के आया था कि यहाँ पे सदियों पहले मोहब्बत और अकीदत आके मिले थे, तो ये एक मंदिर वजूद में आया था। ये देखने के लिए आया था, तो मिल के देख के ऐसी लगा है कि जिस तरह के पुरानी बहुत सदियों पहले में आ गया हूँ। ये तालाब कभी अकीदतमंदों को बेताब और इलाके को सैराब किया करता था, लेकिन अब तेजी से फैलती सीमेंट की फैक्ट्रियों ने देवता के आंसू खुश्क कर दिए हैं। देवता की आंख से आंसू गिरा तो चश्मा उबल पड़ा, मगर इंसान की भूल और वक्त की धूल ने ये चश्मा, ये तालाब खुश्क कर दिया। अब इस तालाब को मुकम्मल भरने के लिए न जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे। जो इस एरिया में सीमेंट फैक्ट्री लगी हैं, उनकी वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। बारिशें ना होना भी इसकी वजह में से एक वजह है। तो यूँ ये इसका पहले ये पानी से पूरी भरी हुई थी और नीलगू कलर का पानी था। 24 घंटे पानी फ्लो करके जो सैदन शाह की तरफ जाता था, लेकिन अब इसके वाटर लेवल नीचे जाने से वो पहले जैसी ब्यूटी नहीं रही। लेकिन बारिशें होने से और अल्लाह के फजल से अगर दोबारा इसमें पानी चश्मे बहाल हो जाएं तो ये पहले की तरह इसमें रौनक आ सकती है। हिंदू मजहब में इस तिलिस्माती नगरी का जिक्र इनकी किताबों में मिलता है। हर साल लाखों हिंदू अस्तेहान में नहाकर बीमारियों का इलाज और पाकीज़गी ढूंढ रहे हैं। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं सुहाने मौसम की। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मौसम सर्द हो गया।
मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। समा की स्क्रीन पर ये दिलफरेब मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जिससे मौसम सर्द हो गया है। ये हसीन मनाजिर हैं आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के, जहां बारिश शुरू हुई तो बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई। सबसे बड़ा खिलाड़ी पैसा, और यही वजह है कि ज्यादा पैसों की वजह से भारत इस वक्त दुनिया क्रिकेट पर राज कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिडिल ईस्ट आई को इंटरव्यू, कहा कोई टीम भारत में इस तरह दौरा मनसूखी करने की जुर्रत नहीं कर सकती जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने किया। I think that there is this still this feeling in England that they do a great favor to play with countries like Pakistan. One of the reasons is that obviously the money is a big player now for the players as well as for the cricket boards. Indian cricket board now is the richest cricket board in the world. The money lies in India. So India basically now controls world cricket. I mean, they do whatever they say go. No one would dare do that to India because they know that the sums involved, India can sort of produce much more money. So therefore, I expected a bit more from England. I did not expect them, just unilaterally without even consulting anyone. And of course, the biggest worry of protection of the foreign teams is for us. Imagine if something happens in Pakistan to a team, we are responsible. And we have one of the best intelligence agencies in the world. So I checked thoroughly. We had completely secured everything. I mean, even the New Zealanders. But I think England should analyze what they've done, the England team. They should ask themselves the question, what would they think if some country did that to them? That when they were finally, and they had gone to that country in difficult times when no other team would tour, and Pakistan went to England at that time when there were COVID restrictions. कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हर टीम चाहती है कि वो वर्ल्ड कप जीते। बतौर कप्तान मेरा हदफ भी यही है। भारत न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ गोल सेट कर लिए, उम्मीद है नतीजा भी हक में आएगा। बुलेटिन के आखिर में इस्लामाबाद के फैशन मेले का अहवाल अरहम खान की रिपोर्ट में। फैशन की रंगीनियां और हुस्न की रानाइयां, इस्लामाबाद में जदीद मलबूसात की रूनुमाई। कोरोना के वार थमने पर मॉडल्स खुशी से सरशार, पहनावों में नया क्या है ये भी बता दिया। बहुत टाइम बाद ये इवेंट हुआ है, मैं तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया है। घर बैठी हुई पब्लिक जो हमें देख रही होती है उन्हें भी पता चल जाता है फैशन के बारे में कि क्या फैशन में इन हुआ है, क्या आउट हुआ है। फैशन में ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसेस चल रहे हैं, वेस्टर्न कट्स चल रहे हैं। यंग टैलेंट के लिए इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए और इसके अलावा हम ताकि एंजॉय कर सके। उरूसी मलबूसात में मशरकी सकाफत का कोई मुकाबला नहीं, पगड़ी और शेरवानी ही तो दुल्हनिया की शान बढ़ाती है। मॉडलिंग के मैदान में कदम रखने वाले लड़कों को भी पूरा मौका दिया गया। जितने भी नए फैशन शो के अंदर जो फेसेस आए हैं हमारे पास, ये वो टैलेंट है जिनको हमने स्पेशली प्रमोट किया है कि आप आगे हैं, आप अपना स्किल लेवल देखें। फैशन मेले में बाकी तो सब ठीक, लेकिन कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया गया जो खतरे से खाली नहीं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।